सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी अतुल भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव। भारत सरकार के ऐतिहासिक स्किल इंडिया मिशन ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके जरिए देशवासियों और खासकर देश के युवाओं को स्किल्ड बनाने की ओर हम अग्रसर हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं पर साथ साथ नवीन तकनीकी और देश के विकास को भी तेजी मिलती है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज विश्व यूथ स्किल्स डे भी है। स्किल्ड युवा यानी एक मजबूत राष्ट्र। आज स्किल इंडिया और इसके जरिए उपलब्ध अवसरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी में मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, श्री अतुल भटनागर जी, फॉर्मर COO नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सब श्रोतागण को। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द जब स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया जा रहा था। ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास। ये स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना। क्या मुश्किलें आई इस राह में? किस सोच के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया था? कितना जरूरी था ये मिशन और आज किस तरीके से ये देश को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है? कृपया हमें बताएं। इसका महत्व तो जितना भी बना सकते हैं आप उससे भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि भारत में जो एक वो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी है उसकी एवरेज एज अब देखिए 29 साल हो जाएगी और हम पूरे संसार में शायद सबसे यंगेस्ट कहलाएंगे। आप ये सोचिए कि जापान में वहां पे औसत एज कुछ 45 साल है और जी। यूरोप में 38 साल है। इतना डिफरेंट है, एक बड़ा यंग पॉपुलेशन बन गई है हमारी। और इन सब के लिए किसी तरह का प्रशिक्षण ना मिले, इनका जैसे स्किल डेवलपमेंट ना हो तो प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि एक स्किल डेवलपमेंट का एक मिशन की तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया और इसको सपोर्ट किया। और आज से 10 साल पहले एक वर्ल्ड स्किल्स डे होता है जुलाई 15 को, उन्होंने कहा कि इंडिया स्किल्स डे भी जुलाई 15 के साथ होगा। तो आज 10 साल हो गए हैं। मैं तो विज्ञान भवन में था जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसको जो बढ़ाने में एक जो बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है कि देखिए हमारे यहाँ लोग बड़ा एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, डिग्री पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे माता पिता वो सब कहते हैं कि भी बेटा ग्रेजुएट हो जा, शादी हो जाएगी, जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप देखें आसपास तो ग्रेजुएशन से ही आपको या एजुकेशन से जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि हमको स्कूल में या कॉलेज में वो चीज का प्रशिक्षण नहीं मिलता जो हमारी इंडस्ट्री को जरूरत है। जो लोग हमको नौकरी देते हैं वो तो हमारी इंडस्ट्री हुई ना, जैसे टेक्सटाइल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मेडिकल केयर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, फार्मा हुआ। ये सब लोग में जितनी कंपनियां हैं उनको वेरियस तरह के जो चाहिए लोग, उनको स्किल आनी चाहिए किस तरह का। अब वो स्किल के लिए ये मतलब नहीं है कि आपको मैंने बायोलॉजी करना है, मैंने मेडिकली करना है, या फिर मैंने इंजीनियरिंग में करना है, या मैंने CA के लिए कॉमर्स पढ़ना है। अगर आपके पास स्किल है, स्किल का मतलब आपका किस तरह से भी, जैसे ना हुनर है तो कदर है। जी। हमने तो ये NSDC में शुरू किया था, हुनर है तो कदर है। जब आपके पास एक हुनर है तो आपको अपने आप ही कदर मिलेगी, कदर के साथ आपको रोजगार भी मिलेगा। तो वो हुनर क्या होना चाहिए, एक और तरीके से आपको समझाऊं तो साउथ कोरिया एक कंट्री है, लोगों को मालूम है ही, और वहाँ के बड़े बड़े नोन ब्रांड्स हैं, LG हुआ, सैमसंग हुआ, किया मोटर्स हुआ, hyundai हुआ, इतनी सारी कंपनीज हैं। इतना छोटा सा देश है, जी। वहां पे 95% लोग सर्टिफाइड स्किल्ड है। सर्टिफाइड सर्टिफाइड का मतलब कि उनके पास जो हुनर है वो वहां की इंडस्ट्री ने उसको माना है उसका। तो वो जब 95% लोग वहां पे सर्टिफाइड हैं, हमारे देश में वो 10% से भी कम है। और जब कोई देश 95% स्किल्ड सर्टिफाइड है तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने MBA किया नहीं किया, आपने BTech किया, या कौन सी जगह आपने कौन से उसमें गए, किस तरह के मेडिकल में जा रहे हो या इंजीनियरिंग में जा रहे हो या कॉमर्स कर रहे हो, ये कोई नहीं पूछता। आपके पास हुनर है, आपकी कदर होगी। भटनागर जी, हम एक बात बताएं कि
किस तरीके से डिजिटाइजेशन ने, जो डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चली भारत सरकार द्वारा, उसने किस तरीके से स्किल इंडिया की डिजिटल हब्स में हेल्प की, किस तरीके से स्किल कोर्सेज को बढ़ावा देने में हेल्प की, और किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों में जाकर इस स्किलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में एक बहुत अहम योगदान दिया। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है कि भाई, और ये अच्छा भी हुआ कि हमारे यहाँ, चाहे आप किसी भी प्रदेश में हो, कितने भी विलेज में हो, कहीं पे भी हो, उससे ज्यादा डिजिटाइजेशन का मतलब तो हमारे मोबाइल फोन का जो जिस तरह से सब जगह फैल गया है, स्मार्टफोन सब जगह लोगों के पास आ गए हैं, तो उससे एक तरह से इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो तो सबके पास पहुंच गई है। उसको बढ़ावे के साथ हमको, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बनाने का, अब आप फोटो तो देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं कि भैया ये मशीन कैसे काम करती है, लेकिन जब तक आप मशीन पे काम नहीं करेंगे तब तक तो आपको वो हुनर नहीं मिलेगा ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये जो मानना है कि डिजिटाइजेशन आईटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा, बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, जैसे चाइना ने जिस तरह से अपने आप को बढ़ा लिया है, और हमारे पास वो स्कोप है कि हमारे जो युवक हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, उसके लिए हाथ से काम करने की बहुत जरूरत है। तो आप देख तो सकते हैं डिजिटाइजेशन में कि भाई क्या कैसे काम करते हैं, लेकिन जब तक आपको किसी मशीन या किसी जो भी औजार है उस पर आप अपना हाथ नहीं कर सकते, तब तक नहीं आपका काम हो पाएगा। तो वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ते हैं, थोड़ा ये देखते हैं, कुकरी क्लास देख लीजिए। जी। अब कुकरी क्लास की बात हो रही है, आपको मालूम पड़ा कि भाई आज आपने कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपने रेसिपी देख ली, तो रेसिपी में सब मालूम है कि भाई कितने मसाले डालने हैं, कब डालने हैं, क्या वो है। अगर बाई चांस आपका कोई एग्जाम होता है तो आप उसमें लिख देंगे, आपको 10 on 10 मिल जाएंगे। वो ही हमारा एजुकेशन के 10 on 10 तो मिल जाता है कि भाई आपने तो बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया। लेकिन कुकरी में तो खाना बनाने की बात है ना, हाथ से बना के दिखाइए और फिर देखिए कि कैसे होता है। जैसे मास्टर शेफ में हुआ है, लोगों ने सिंपल कुकिंग से वो शेफ बन गया आदमी। जी। जब वो शेफ बन जाता है तो उसकी कदर हो जाती है। जब कुकिंग होता है तो ठीक, घर में बहुत सारे कुक्स होते हैं, जो कुक से शेफ बनने की बात होती है ना, वही चीज हुनर की बात होती है। और उसके लिए अपने हाथ से बनाना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप उसको रट लें कि भैया एक कोई भी चीज है उसको खाने कैसे बनाते हैं। किस तरीके के स्किल कोर्सेज इस वक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के जरिए, जो तीनों को स्किल इंडिया मिशन में एक साथ लाया गया है, इनके जरिए अब युवाओं को और देश की आबादी को उपलब्ध हैं? और किस तरीके से नए कोर्सेज, नए विभागों में, जिस तरीके से हम देखते हैं कि एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, किस तरीके से कोर्सेज अब उपलब्ध हैं बच्चों के लिए? लोगों ने बहुत सुना होगा कि ड्रोन के मामले में क्या क्या हुआ है। पिछले 2-3 महीने में ड्रोन्स की बहुत बात हो रही है, उससे पहले ही शुरू हो गया था। जैसे ड्रोन इंजीनियरिंग हुई, ड्रोन इंजीनियरिंग का मतलब नहीं पूरा वो 5 साल का बीटेक नहीं, बट ड्रोन को कैसे उड़ाते हैं और ड्रोन से क्या क्या हमको मिलता है सीखने को। क्योंकि एक बार जब वो ड्रोन, तो एक ड्रोन एक नई चीज जो है ना, बहुत हाई डिमांड में आ गई है। ड्रोन से हम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं, फॉरगेट कि भाई डिफेंस में क्या कर सकते हैं, वो तो सबने देखा ही। ड्रोन तो आप शादी में देखते हैं तो ड्रोन वहां पे भी घूम रहे होते हैं, वो फोटोग्राफी करते हैं। फिर एग्रीकल्चर में ड्रोन का बहुत मतलब है कि भाई वो ऊपर से ही आपका प्लॉट ऑफ लैंड है, जैसे कोई खेत है, उसका वो फोटो लेके आपको बता देगा कि भाई कहीं वहां पे कुछ पेस्टिसाइड की जरूरत है, या कोई वहां पे जो बंजर जमीन है या कौन सी उपजाऊ जमीन है, उस सब के बारे में बता सकता है, कितना पानी देना है, क्या करना है। तो वो जो एक तरह से है ना कि साइंस को अप्लाई करके ड्रोन भी एक तरह का रोबोट हो गया, जो उड़ता है हवा के अंदर, और वहां से आपको ये मैसेजेस देता है कि भाई आपको किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा लीजिए, ड्रोन खुद ही बता देगा, ना ही बता देगा, वो आपको पानी भी उतना निकाल देगा कि आपको इतना पानी आपको चाहिए। आज आप शायद टमाटर उगा रहे हैं, दूसरे कोई फार्मर है वो बराबर में वो कोई गोभी उगा रहा है, कोई गाजर उगा रहा है, हर एक में पानी का डिफरेंस है, कितना पानी देना है, कितना उसमें फर्टिलाइजर डालना है, वो सब चीज ड्रोन, एआई, इन सब का मिश्रण लेके मैंने एग्रीकल्चर का जानबूझ के ये लिया, क्योंकि हमारे यहाँ 50% तो हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है ही, काम कर रही है। और इस तरह से काम करने से हमारा जो जीडीपी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, और हम लोगों को खाना अच्छा मिलेगा, वो तो है ही बात। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे जो किसान भाई हैं, जिनको अभी तक दिक्कत होती थी कि भाई कभी पानी कम, कभी तूफान आ गया, या कोई पेस्टिसाइड्स आ गए, उन्होंने पेस्ट आ गए जिन्होंने खेती को बंजर कर दिया, बना दिया, तो वो चीज को ये अब ड्रोन्स कैन बी, जो कहते हैं ना, एक साइंस का एप्लीकेशन है। ड्रोन से आप बहुत सारी चीजें
कर सकते हैं जो पहले नहीं हो पा रही थी। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ साइंस और ये आईटी कहिए या जो भी कहिए टू एग्रीकल्चर जैसी चीज में। और मैं चाहता हूँ कि यूथ जो पहले लोग फार्मिंग और ये जो जिस तरह से एग्रीकल्चर को हम लोग पहले सोचते थे कि भाई खेत है, वो आदमी अपना ट्रैक्टर चला रहा है या प्लॉट ऑफ लैंड को जोत रहा है या उसमें कुछ बो रहा है, उसमें बहुत साइंस आ गई है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आने लगी है। मैं चाहूंगा कि लोगों को आप रूरल उसमें जाइए। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आपको शहर में आना पड़े। आप जहाँ पर हैं, गांव के हैं, तो रूरल एरिया में ही अपनी खेती से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें उगा सकते हैं जो पहले नहीं बन सकती थी, क्योंकि अब आपके पास डेटा है, सैटेलाइट का डेटा है। अब आपको वो भी नहीं सोचना है कि भैया मैंने कितना डालना है, क्या करना है। वो सारी चीज आपके पास घर बैठे आपके फोन पे आ जाएगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड का कितना जोर हो रहा है आजकल, तो ये सब चीज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई जो पहले नहीं थी। और रात थी तो पहले भी, लेकिन उस पे लोगों का रुझान नहीं था। और अब तो लोग बाहर से अपना अच्छे अच्छे जॉब्स छोड़ के आ रहे हैं कि भाई हम विलेज में जाके हम ये काम करेंगे, क्योंकि पैसा भी बहुत मिलता है। ये नहीं कि हमने सब लोगों को संत बन के वहां पे रहना है, नहीं, पैसा भी आएगा, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप औरों को भी खिला सकते हैं, और सबसे बड़ा दिल में बड़ा सुकून रख सकते हैं आप। ये एक चीज सोचने लायक है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे अभी आपने कहा एआई और रोबोट्स, इनसे कल को रोबोट्स भी आपके प्लांट्स बो सकते हैं। फोटोज ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं, इंडिया में भी बनाइए। फिर वैसे बनाने से आप अपने आप ही उसको बढ़ावा देंगे, हमारे किसान भाइयों की बहुत मदद होगी। सो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आज स्किलिंग के सबसे ज्यादा अवसर मौजूद हैं, और साथ ही साथ नए अवसर जिन सेक्टर्स में बन रहे हैं वो कौन से हैं, और वो कौन सी कंपनीज हैं जिनमें ये स्किल्ड युवा, ये स्किल्ड पॉपुलेशन जाकर काम कर सकती है, रोजगार के अवसर तलाश सकती है? आजकल साइबर सिक्योरिटी पे बहुत जोर है, क्योंकि जो भी कंपनी जिसके पास चाहे एक कंप्यूटर या 1,000 कंप्यूटर हो, या जिस तरह से भी वो लोग काम कर रहे हैं, सब पे एक जैसे हमारी आर्मी हम बॉर्डर्स को देखती है और हमको सोने को मिल जाता है क्योंकि वो लोग वहां पे तैनात हैं, ऐसे ही हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हमारे डेटा और हमारी जो भी एक कंपनी की जो वैल्यू है उसको बचा के रख सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में ये समझ लीजिए कि हर एक कंपनी में एक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट तो होना ही है, चाहे कहीं पे भी जाए, चाहे छोटी कंपनी में जाए चाहे बड़ी कंपनी में जाए। साइबर सिक्योरिटी का महत्व अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोई भी आके आजकल मतलब तहस नहस कर देता है डेटा को और आपके जो भी आप बिजनेस है। तो एक तो ये चीज, तो इसके लिए नासकॉम है, नासकॉम का आप वेबसाइट देखिए, और नासकॉम में सारे आईटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जरा 7,500 या 8,000 लोग वहाँ पे, कंपनीज वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पे ही उनके जॉब्स निकलते हैं। साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए मुझे क्या करना है वो चीज सब डेटा वहाँ पर है। वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, क्योंकि नासकॉम को हमने इस तरह से बनाया था, सेक्टर स्किल काउंसिल जैसे कहते हैं, वो सारा आईटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, कौन से क्षेत्र की बात बताए। ऐसे ही अब हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल है, जहाँ पे भी देखिए ट्रेडिशनल वे ऑफ कमिंग, भाई कैसे कैसे आप पहले काम करते थे, अब उसमें टेक्नोलॉजी कैसे अप्लाई होती है। जैसे मैंने भी आपको बताया एग्रीकल्चर में, तो एग्री टेक, एड्यूटेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे अभी बात हुई कि भाई डिजिटाइजेशन से दूर बैठे भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल फोन है, आपने उसमें आपके पास सारा मटेरियल मोबाइल फोन पाया जाता है, आप उसको पढ़िए, उसी पे आपके टेस्ट भी हो जाएगा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, अगेन हेल्थ टेक, फार्माकोलॉजी टेक। तो जहां पर भी टेक एंड टिपिकल इंडस्ट्री का काम था उसमें ये आ जाएगा, तो अपने आप ही आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इन सब ये जो सेक्टर्स हैं उनको आप और वहां पे देखिए कि कौन कौन से जॉब्स आ रहे हैं, क्योंकि जॉब्स ऐसे हैं कि अगर आप टाइम से नहीं देखा तो कोई और ले लेगा, तो आपको ये चीज तो खुद ही करनी पड़ेगी। अतुल जी, आपने इतनी बहुमूल्य बातें हमारे साथ साझा की, अपना वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि देश का युवा यूं ही सशक्त बनता रहे और देश में विकास दर और तेज होती रहे। थैंक यू जी। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 10 वर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी अतुल भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में